हेलो क्लास 10th एंड आईएएस स्टूडेंट्स। सो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं राज्य स्तर के शासन के बारे में। इसके पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, और अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, फिर आपको ये चैप्टर बेहतर समझ में आएगा। ये चैप्टर का 3rd पार्ट है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। एग्ज़ाम आपके सर पे है तो थोड़े सीरियस आपको होना पड़ेगा। ठीक है, और हमें सिर्फ थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं राज्य विधायिका के कार्य। इससे पहले राज्य विधायिका के बारे में मैं आपको 2nd और 1st लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आज हम राज्य विधायिका के कार्य के बारे में जानेंगे। देखिए, विधायी कार्य क्या होते हैं। ठीक है, राज्य विधायिका का कार्य क्या होता है। देखिए, पहले तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, देखिए जिस भी राज्य में विधानसभा है वहाँ तो कानून जल्दी जल्दी पारित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। मगर जहाँ पे भी विधायिका है, जहाँ पर भी विधान परिषद है, तो वहाँ पे दिक्कतें क्या होती है कि कोई भी विधेयक जो होगा ना वो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा, उसे विधान परिषद के पास भेजा जाएगा और विधान परिषद या तो उसे पारित कर देगी या उसे अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस लौटा देगी कि पुनः विचार कीजिए इस पे। ठीक है, और अगर उन्होंने पुनः विचार नहीं किया और फिर भी उन्होंने पास कर दिया तो वो पास ही समझा जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विधान परिषद के पास इतनी पावर होती है कि वो उस विधेयक को देख सके। ठीक है, रोक नहीं सकती। समझ में आ गया आपको। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि 2 तरह के विधेयक होते हैं। एक तो सामान्य विधेयक होते हैं, ठीक है, और एक होता है धन विधेयक। ठीक है, इसे बोलते हैं वित्त विधेयक। और एक तो होता है साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक जो होता है ना वो तो दोनों तरफ जा सकता है, मगर धन विधेयक हमेशा विधानसभा में ही पारित किया जाएगा और फिर विधान परिषद के पास भेजा जाएगा और विधान परिषद इसे पारित करके यहाँ अपनी सिफारिशों के साथ इसको रोक सकता है, मगर 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 14 दिन के बाद विधानसभा को लौटाना होता है और विधानसभा विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को अगर नहीं भी मानती है तो भी वह विधेयक जो होता है ना वो पारित ही समझा जाता है। समझ में आ गया आपको कि धन विधेयक विधानसभा में ही पारित होता है अगर उसे विधान परिषद के पास भेजा है चेक करने के लिए और विधान परिषद ने दोबारा चेक करने के लिए भेज दिया और अगर 14 दिन के अंदर कोई भी फैसला नहीं होता तो वो विधेयक पारित समझा जाता है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये जो विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और धन विधेयक को राज्यपाल अपनी स्वीकृति देनी ही होती है उसे, और अगर नहीं देगा तो वो क्या करेगा, उसको रोक लेगा और पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। और अगर फिर भी नहीं बात हो रही है तो राष्ट्रपति के लिए वो क्या करेगा, उसको आरक्षित कर लेगा कि राष्ट्रपति साहिबा को दिखाएगा कि भैया ये देखिए इसके अंदर कुछ कमी हुई है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यह है विधायी कार्यकारी शक्ति। ठीक है, अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है, देखिए कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है दूसरा कार्य, इसमें हम देखते हैं कि राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, कि मंत्री परिषद अपने विधानसभा के प्रति क्या होगी, जिम्मेवार होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि विधानसभा का विश्वास उसे प्राप्त होता है। ठीक है, मंत्री परिषद को। और मंत्री परिषद तभी हट सकती है जब उसके पास अविश्वास प्रस्ताव हो, यानी कि मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है उस विधानसभा में तभी मंत्री परिषद हट सकती है। और इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा विधायिका प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, ध्यान आकर्षण सूचनाओं द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, और नेक्स्ट है निर्वाचन कार्य। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते हैं कि विधान परिषद को चुनने के लिए 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभा करती है। इसके बारे में हम लास्ट समय में यानी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की जो ताकत है वो भी किसके पास होती है, विधानसभा के पास होती है। ठीक है, और प्रत्येक सदन के अंदर इनका बहुमत हुआ तो ये कम से कम क्या करती है, आधे राज्यों के विधानसभा को अपना समर्थन ले लेती है। और इससे क्या होता है, ये कोई भी फैसला लेती है ना तो वो फैसला पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से वो फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर विधानसभा में हमारे मंत्री परिषद की पावर बहुत ज़्यादा है तो वो फैसला कभी नहीं रुक सकता। फॉर एग्जांपल आज हमारे केजरीवाल हैं, उनके मंत्री परिषद है, केजरीवाल की पूरी ताकत अगर विधानसभा में है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता कोई भी फैसला लेने से। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है टॉपिक, नागरिक और उनके दैनिक जीवन पर सरकार का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, आप बोलेंगे भैया चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। तो देखिए, आपका फ़ायदा ये होता है कि प्रत्येक सरकार द्वारा ना अपने राज्य के कल्याणकारी परियोजनाएं में काम होता है। फॉर एग्जांपल
हमारे यहाँ राशन 2 तरह का आता था बीच में, आपको पता होगा, एक मोदी सरकार देती थी और केजरीवाल सरकार देती थी। अब केजरीवाल सरकार ने रोक दिया, मोदी सरकार दे दिया, ठीक है। सो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं हमारे राज्य सरकार चलाती रहती है अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल आज के डेट में हम जानते हैं कि स्कूल को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा एजुकेशन ले सके, ठीक है, ये आप सब जानते हैं, ठीक। और इसी में देखिए आप आंध्र प्रदेश और राजस्थान की यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। उसमें हम देखते हैं कि बच्चों के लिए रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज बनाया गया। इसमें जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर है, उनकी सुन नहीं पाते, शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर रखा है। 95,000 सरकारी स्कूलों में भी, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को खाना उपलब्ध कराया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गेहूँ, चावल, जो सब्जियाँ, सोयाबीन दाल, ये सब भी मिलता है स्कूलों में, आपने देखा होगा तो कई राज्यों में। इसके अलावा खेल तथा कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें भी स्कूलों में कराई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में अगर बात करें तो स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है। और इसके अलावा स्कूल, परिवार, समुदाय में सफाई स्वच्छता के बारे में बताया गया। नागालैंड सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी, बिजली संबंधी चीज़ें जो है ना, ये सारे जो मैं काम बता रहा हूँ ना, ये राज्य सरकार कर रही है, ठीक है। बिजली संबंधी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे दिल्ली में ऐसा है जहाँ पे 200 यूनिट फ्री है, ठीक है। तो ये केजरीवाल सरकार ने किया है, ये हमारे राज्य सरकार ने किया है। समझ में आ गया। अगर हमारा स्टेट के अंदर अस्पताल अच्छे हैं या फिर स्कूल अच्छे हैं, तो ये सारा काम किसके अंडर में आ रहा है? हमारे राज्य सरकार के अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो राज्य सरकार करती है वही चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नागालैंड के अंदर 15 अप्रैल 2002 को नागालैंड लोक संस्थाओं तथा सेवाओं का समुदायीकरण किया और 2002 में नागालैंड प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं तथा सेवाओं के समुदायीकरण नियम 1/2002 में लेकर आए थे। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समुदायीकरण, तो समुदायीकरण से क्या समझते हैं? समुदायीकरण में मैंने आपको बताया कि जो नागालैंड के 2001 के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने सरकारी संस्थाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि समुदाय जो वहाँ के हैं ना, उनको डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नागा समुदाय थे वहाँ पे, उनकी परंपरा और चेतना को जगाया गया। और इसके अलावा मारोंग या गाँव का सभा भवन जो था वो शिक्षा का स्थान बनाया गया और शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया वहाँ पे, है ना। और उसके लिए भी अलग अलग कार्यक्रम किए गए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय क्या है। देखिए, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट कहते हैं इसे। देखिए, इंडिया के अंदर 3 तरह के कोर्ट हैं, हम सब जानते हैं। एक तो हाई कोर्ट है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक है और हाई कोर्ट 24 और 25 है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या हर स्टेट का अलग अलग होता है? नहीं, किसी हाई कोर्ट में आप ये भी देखेंगे कि एक से ज़्यादा राज्य भी हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम गुवाहाटी के बारे में बात करते हैं तो गुवाहाटी के हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि उसके आसपास के जो असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है ना वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ना, वो लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट में आ सकते हैं और वहाँ पर अपील दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो कोई भी एक क्षेत्र नहीं होता, एक से ज़्यादा क्षेत्र भी एक हाई कोर्ट के अंडर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, उच्च न्यायालय के गठन में सबसे पहले तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य सभी न्यायाधीश होंगे, ठीक है। कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। और सभी उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश की संख्या होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, यूपी में जो उच्च न्यायालय होगा वहाँ पे न्यायाधीश अलग होंगे, ज़्यादा होंगे, या फिर गुवाहाटी में ज़्यादा होंगे। जितने भी जिसके अंडर में जितने अधिक राज्य देखने को मिलते हैं, उसमें उतने ज़्यादा न्यायालय के अंदर न्यायाधीश देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब की जो नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति ही करेगा। चाहे वो कहीं का भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करेगा। इसके अलावा प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और जो राष्ट्रपति होता है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रखते हैं, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा ना, उसके साथ मिलके क्या करेंगे, ये उच्च न्यायालय के जज तय करेंगे कि कौन से होने चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के राज्यपाल से भी सलाह ली जाएगी कि क्या ये इंसान ठीक है जिसे हम हाई कोर्ट का जज बना दें, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दिल्ली से गुवाहाटी जाना चाहिए, गुवाहाटी से दिल्ली आना चाहे, तो राष्ट्रपति की सिफारिश में वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीश बनने के लिए
क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, ठीक, यानी कि वो किसी न किसी क्षेत्र में 10 वर्षों तक काम कर रहा होना चाहिए उसने, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। और उसके बाद क्या है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक लगातार बिना किसी परिणाम के वकील होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए। 10 वर्षों का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए कोर्ट में। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला होता है कि अब उसको हटाएंगे कैसे। देखिए 62 साल की उम्र तक उसे हटा सकते हैं, और अगर उससे पहले ही वो अपना त्याग पत्र दे दे तो भी हट सकता है। इसके अलावा क्या है कि न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने के लिए साबित करना पड़ेगा कि संसद द्वारा कि ये गलत इंसान है, और उसके लिए भी कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। समझ में आ गया। यानी कि संसद ही हटा सकते हैं, वो भी 2/3 बहुमत के साथ किसी भी जज को। वैसे ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, 2/3 जो नेता है वो नहीं ऐसा सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों का वेतन जो है ना वो संसद तय करता है, ठीक है, और उसको विशेष अधिकार दिया गया है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय को छोड़कर जहां वे न्यायाधीश थे, अन्य उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता का कार्य भी कर सकता है बाद में। समझ में आ गया। अगर उसने रिटायर ले लिया तो वो उस उच्च न्यायालय में जहाँ पे वो जज था वहाँ पे नहीं, बट किसी और उच्च न्यायालय में वो फिर से अधिवक्ता का काम कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या होता है। देखिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो 2 तरह के अधिकार क्षेत्र होते हैं। क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक में तो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कुछ मामले देखने को मिलते हैं जो उच्च न्यायालय में सीधे आते हैं, और जो दूसरे अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो मैंने बोला, इसमें आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप पहले उच्च न्यायालय में जाइए, उसके बाद आप किसी चीज़ में जाइए, ठीक है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों तथा अन्य अधिकारों को लागू करने का जो हक है ना वो उच्च न्यायालय के पास होता ही होता है, और इसके अलावा प्राथमिक अधिकार भी इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रिट जारी कर सकते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका या अन्य किसी अधिकारी को ये रिट जारी कर सकते हैं अगर कोई अपने पद का गलत उपयोग कर रहा है तब, ठीक है। और इसके अलावा राज्य विधायिका के किसी सदन के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका की सुनवाई भी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कर सकता है और करता भी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी में आपको देखने को मिलेगा कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई अगर फांसी की सज़ा है तो उसके लिए वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, और उच्च न्यायालय में अगर उसको दोषी नहीं ठहराया गया तो नीचे वाला जो कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, उसकी पावर कुछ नहीं रह जाती। समझ में आ गया। अगर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कह दिया कि ये सज़ा का हकदार नहीं है तो उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। वही सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि भैया ये बेकसूर है तो हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। समझ में आ गया आप लोगों को। इसलिए आपने देखा होगा वो बोलते हैं ठीक है आपने कह दिया तो क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि अगर वहाँ पे फैसला सही होता है तो वो इंसान क्या है, वो इंसान दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला टॉपिक है अधीनस्थ या अवर न्यायालय, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं क्या है। अधीनस्थ न्यायालय या अवर न्यायालय की बात कर रहा था मैं। इसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। प्रत्येक जिला में एक जिला न्यायालय होता है, एक न्यायाधीश होता है, सत्र न्यायाधीश कहते हैं उसे। और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि इसी के अंडर में दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय आते हैं। मैंने आपको बताया सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 3 आते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब इसको डीप में, ये तीनों न्यायालय है क्या, ठीक है। दीवानी मामले जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच का जो संपत्ति का हो सकता है, तलाक का हो सकता है, मकान मालिक किराएदार के बीच का विवाद हो सकता है, ठीक है। इसमें दंड नहीं दिया जाता है क्योंकि इनमें कानून का उल्लंघन नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर जुर्माना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को तलाक चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए वो हाई कोर्ट थोड़ा चला जाएगा, ठीक है, इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं चला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दीवानी मामले के लिए अलग से कोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, इसमें दंड नहीं होता, इसके अंदर कानून के उल्लंघन में जुर्माना होता है, तो इसे कहते हैं दीवानी मामले, ठीक है, पैसों से रिलेटेड मामले। अगला देखते हैं फौजदारी मामले। देखिए फौजदारी मामले में हम देखते हैं ऐसे मामले में चोरी, डकैती, पॉकेटमारी, हत्या, ये सब देखने को मिलता है, और इसमें पुलिस द्वारा अभिव्यक्तियों को लेकर आया जाता है और इसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। और यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी पाता है तो उसे सज़ा भी दी जाती है, ठीक है। तो फौजदारी न्यायालय के अंदर हमें सज़ा का प्रावधान देखने को मिलता है, मगर दीवानी मामले में देखने को नहीं मिलता। अगला आता है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय में हम देखते हैं कि इसके अंदर
सुनवाई होती है किस तरह की, जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, ठीक है, और भी चीज़ें और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई कमी देखने को मिलती है तो उनकी सुनवाई होती है, ठीक है। राजस्व बोर्ड अपने अधीनस्थ सभा राजस्व मामलों के विरुद्ध अंतिम अपील की सुनवाई करता है, किंतु सभी राज्यों में राजस्व बोर्ड नहीं होता। कुछ जगह पे देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये थे आपके 3 तरह के न्यायालय, दीवानी मामले के, एक फौजदारी मामले के और तीसरा राजस्व मामले का, ठीक। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इससे पहले के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाकर वो देखिए, फिर ये देखिए। 3 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।